और क्या हाल है वाले तुम लोगों का, कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई? चल रहा है बढ़िया, चलो ठीक है। हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन में बात कर रहे थे। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात करा था मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, उसके बाद कोई फिजिकल इक्वेशन हो तो एरर दिया रहेगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे इक्वेशन में अननोन टर्म का एरर या वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये बात हम लोगों ने देखा था। एक एग्जांपल आज और कर लेते हैं, लिख लो। इन अ फिजिकल इक्वेशन y equals 6a square root b by c का पावर 3/2 if percentage error in measurement of a b c are 2% and 4%, then find percentage error in measurement of अगर मेरे से A के मेजरमेंट में गलती नहीं होता, B में गलती नहीं होता, C में गलती नहीं होता तो Y में गलती नहीं होता यार। लेकिन हमने A में करा कितने का था, 2 का, B में करा कितने का, 2 का, C में करा कितने का, 4 का। अगर हमने A में करा गलती, B में मेरे से गलती हो गया यार, C में हो गया, क्या Y में नहीं होगा? Y तो इसी पे डिपेंड कर रहा है। तो फिर करें क्या, सॉल्व कैसे करोगे आप देख लो जी, मैं बता रहा हूं। 6a स्क्वायर रूट b डिवाइडेड बाय c का पावर 3/2। आपको कैलकुलेट करने हैं परसेंटेज इन y। मैंने बोला था याद कर, कांस्टेंट का कोई वैल्यू नहीं हटा दे। बाकी में क्या करेगा, तो फॉर्मूला याद करो, पावर से गुना कर देंगे डायरेक्ट, मतलब पावर 2 है तो 2 गुना परसेंटेज इन a। पिछले लेक्चर में मैंने समझाया था, याद करो। कहोगे ये रूट का क्या लिखिएगा, तो इसको थोड़ा ठीक से लिख ही देते हैं। रूट का मतलब होता है पावर हाफ। 6 का तो गायब हो गया, a स्क्वायर का कर दिए, आगे बढ़ लो। पावर है 1/2 तो 1/2, जो पावर रहेगा आप लिख देना सीधे। आगे c का पावर है 3/2, डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर में होने के कारण माइनस होना चाहिए था, लेकिन मैक्सिमम एरर का बात करते हो और मैक्सिमम एरर के कॉन्सेप्ट के हिसाब से बात करें, ये माइनस नहीं होकर क्या होगा, होना चाहिए था माइनस, मैंने लिखा भी था। लेकिन आप जब बात करते हो तो मिनिमम एरर नहीं, कौन सा, मैक्सिमम, और मैक्सिमम के लिए क्या बोलोगे, तो प्लस। अब देख लो, आप कहोगे 2 इंटू a का परसेंटेज एरर 2 है, 1/2 इंटू 2 है, 3/2 इंटू 4 है। आप कहोगे 4, ये हो गया आपका, ये तो 1 हो गया, ये कर लोगे, कोई दिक्कत बोल लो। अगला एग्जांपल देख लो। टू रेसिस्टेंस R1 equals 10 plus minus 0.2 ohm and R2 equals 20 plus minus 0.3 ohm are connected in parallel. Then find R का इक्विवेलेंट कैलकुलेट करो अगर पैरेलल कनेक्शन में है तो। 10th क्लास में पढ़े होगे पैरेलल कनेक्शन, लेकिन फिलहाल मैं लिख दूं कि पैरेलल कनेक्शन का मतलब होता है R1 R2 by R1 plus R2। अपने 10th में पढ़ा होगा, यहां भी हम लोग पढ़ेंगे लेकिन 11th में ही, 12th में जाकर। अगर R इक्विवेलेंट तुम्हारा ये है, देख लो
R1 R2 बाई R1 प्लस R2। एक कॉन्सेप्ट पे मैं बात करता हूं, R डिपेंड करता है R1 पे और R2 पे। अगर R1 और R2 का वैल्यू ओरिजिनल रहे तो ऑब्वियसली R भी ओरिजिनल होगा, लेकिन अगर R1 और R2 में गड़बड़ी रहे तो R में भी गड़बड़ होगा। इसका मतलब अगर ओरिजिनल रहे तो क्या मतलब देख लो, R का जो ओरिजिनल वैल्यू बोलोगे वो कुछ और नहीं 10 इंटू 20 बाई 10 प्लस 20, अब कहोगे 200 डिवाइडेड बाई 30, 20 बाई। ओरिजिनल जो रेसिस्टेंस मुझे निकालना है वो रेसिस्टेंस कुछ और नहीं इतना होगा, और इतना ही होता भी अगर ये गलती यहां और यहां नहीं हुआ रहता तो। लेकिन बात है कि नहीं हुआ रहता तो ना, गलती तो हो गया है यार। अगर गलती हो गया है तो करोगे क्या, तो एरर के लिए, और एरर में अब चक्कर क्या है देखो, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में प्लस माइनस अगर आता है इक्वेशन में तो समझ लो पहले ही वो परेशान करने के लिए बैठा हुआ है। तो अगर इस तरह का सिचुएशन आए, इधर नोमिनेटर में या डिनोमिनेटर में प्लस माइनस आए, तो आप एक कॉन्सेप्ट पे काम करना, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि इसको एक सिंगल टर्म मान लेना। मतलब z इक्वल्स R1 प्लस R2, इसका मतलब डेल्टा z बोलोगे डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। मैं ये नहीं बोलता जरूरत पड़ेगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि अगर जरूरत पड़ा तो अपने हाथ में एक टर्म है z, इसके जगह एक टर्म लिखेंगे z, और डेल्टा z का वैल्यू हमें पता है कितना, तो डेल्टा R1 मतलब 0.2, 0.3 आप बोल सकते हैं 0.5 हो गया। तो 0.5 आपको डेल्टा z का वैल्यू मिल गया, लेकिन डेल्टा z नहीं चाहिए हमें, तो R इक्विवेलेंट चाहिए। अब R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए करोगे क्या, तो करोगे इक्वेशन को थोड़ा ठीक से लिखते हैं, देख लो। देखो डिनोमिनेटर में था हमने तोड़ लिया, अब हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह का मिल रहा है R1 R2 डिवाइडेड बाई z। हो गया R1 प्लस R2 था, उसी को तो z बोल दिया। तो जब डिनोमिनेटर में प्लस या माइनस का साइन रहेगा हमारे लिए सॉल्व करना मुश्किल है, लेकिन डिनोमिनेटर में अगर प्लस माइनस नहीं है, सिंगल टर्म है, तो आसान है। ऐसे तो आप कह सकते हो डेल्टा R बाई R मतलब R0, डेल्टा R1 बाई R1, डेल्टा R2 बाई R2। याद करो पिछले लेक्चर का, जो टर्म अगर पावर रहता तो पावर से गुना करते, पावर नहीं है तो पावर नहीं है तो सिर्फ वैल्यू लिख दिए, नहीं है मतलब 1 तो 1 से मल्टीप्लाई 1, तो 1 से मल्टीप्लाई 1 तो 1 से मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत है वो? अगर ये हो गया तो आप कह लो ना डेल्टा R तो आपको चाहिए ही, ये आपका 20/3 है ही। डेल्टा R1 तुम्हारे हाथ में कितना है, तो R1 का गड़बड़ी, R1 में कितना का गलती था 0.2 का, 0.2 डिवाइडेड बाई 10, 0.3 डिवाइडेड बाई 20, और ये 0.5 डिवाइडेड बाई, देख लो z का वैल्यू अगर कह रहे हो 10 प्लस 20 बराबर 30। मतलब अब देख डेल्टा R निकलेगा या नहीं निकलेगा। अगर डेल्टा R निकल गया तो देन R क्या कहोगे, तो R0 प्लस माइनस डेल्टा R मतलब R इक्वल्स 20/3 प्लस माइनस। आपको कुछ नहीं करना है, सीधा कॉन्सेप्ट यूज करना है कि नोमिनेटर या डिनोमिनेटर में अगर प्लस माइनस हो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, अगर नोमिनेटर या डिनोमिनेटर में प्लस माइनस हो तो सबसे पहला काम आप उसे हटाओ। कैसे? उसको एक सिंगल टर्म का नाम दे दो, z मान लो, x मान लो, y मान लो, कुछ भी मान लो। जब आप ऐसा कर लोगे तो आपका जो इक्वेशन है वो इक्वेशन ही बदला हुआ दिखेगा।
और अगर ऐसा हो गया तो फिर तो आसान है, फिर तो सिंपल फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है बोल लो, आगे देख ले। Next, velocity of wave through a string is where P बराबर टेंशन इन स्ट्रिंग। क्या होता है बाद में पढ़ोगे, साउंड वेव में यही सब चीज पढ़ना है हम लोग को। और इसका वैल्यू प्रॉब्लम ने दिया है 20 प्लस माइनस 0.4 न्यूटन। एंड म्यू जो है ये है तुम्हारा मास पर यूनिट लेंथ। ये क्या है तुम्हारा मास पर यूनिट लेंथ, और वैल्यू दिया हुआ है 20 प्लस माइनस 0.2। यूनिट पे थोड़ा ध्यान देना, ग्राम या चलो ठीक है, 200 प्लस माइनस 0.2 ग्राम पर मीटर। तो कह रहा है देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ वेव। देखो एक रस्सी है, तुम करे भी होगे ये एक्सपेरिमेंट, सॉन्ग में पढ़ाऊंगा। रस्सी के एक टर्मिनल को बांध दो और दूसरा टर्मिनल पे हल्का सा प्लगिंग करो, तो आप देखोगे कि एक वेव पल्स स्टार्ट होगा, वो आगे की तरफ भागेगा। वो जिस वेलोसिटी से चलेगा वही वेलोसिटी, यही तो है। या कोई मासी ब्लॉक को अगर मान लो रस्सी छत से टंगा हुआ है, उस मासी ब्लॉक को आपने सस्पेंड कर दिया तो स्वाभाविक रूप से उस स्ट्रिंग में एक वेव का प्रोपगेशन हो जाएगा। जो वेव प्रोपगेट होगा उसका वेलोसिटी कितना, यही तो है ये। तो प्रॉब्लम कह रहा है कि रस्सी में जो टेंशन डेवलप किया है, दैट टेंशन इज दिस। जिस रस्सी से आपने बांधा उसका मास पर यूनिट लेंथ ये है। प्रॉब्लम कह रहा है कि वेलोसिटी कितना होगा, कैलकुलेट करो। देखो कॉन्सेप्ट पे आ जाओ सीधा सीधा। टेंशन का फॉर्मूला तुम्हारा 2 पाई रूट ओवर टी बाई न्यू। अगर मान लो टेंशन में कोई गलती नहीं होता, मास पर यूनिट लेंथ में कोई गलती नहीं होता, तो क्या वेलोसिटी में कुछ गलत होता? नहीं ना। अगर नहीं होता तो क्या होता वेलोसिटी? तो ओरिजिनल वैल्यू सबसे पहले अगर बात करा जाए 2 पाई, टेंशन का ओरिजिनल कितना 20 डिवाइडेड बाय 200, लेकिन वो ग्राम में दिया हुआ है -3। मैंने बोला ग्राम में है और आप ऐसा यूनिट यूज कर रहे हो तो ग्राम को किलोग्राम में बदल दिए। आप क्या कहिएगा? तो आप कहिएगा 22 पाई रूट ओवर आप तो कह सकते हो 20 पाई के बराबर। अगर प्रॉब्लम में टेंशन मेजरमेंट में गलती नहीं होता, मास पर यूनिट लेंथ मेजरमेंट में गलती नहीं होता, तो वेलोसिटी भी गलत नहीं होता और ओरिजिनल इतना ही रहता। लेकिन नहीं होता तब ना यार, हो तो गया है। टेंशन में भी गड़बड़ी है, म्यू में भी गड़बड़ी है। अगर है तो वेलोसिटी में भी गड़बड़ होगा। कितना होगा वेलोसिटी का वैल्यू? तो आप कहोगे देख लो, एरर के लिए इक्वेशन पहले करेक्ट करके लिख लो, इसी को लिख सकते हो। रूट का मतलब पावर आधा, तो मैं बोलूं कि डेल्टा V बाई V, V मतलब V नॉट, 2 पाई का तो कोई वैल्यू नहीं। क्यों? क्योंकि वो कांस्टेंट है।
इसका पावर है हाफ, तो हाफ इंटू डेल्टा टी बाई टी प्लस हाफ इंटू डेल्टा म्यू बाई म्यू। नीचे होने के बाद भी प्लस क्यों किए समझ रहे हो? क्योंकि जब भी हम लोग बात करते हैं तो मिनिमम एरर नहीं, कौन सा एरर? मैक्सिमम। मैक्सिमम एरर के लिए क्या होगा? प्लस या माइनस? तो मैक्सिमम एरर के लिए हमेशा प्लस होगा। करेक्ट? अगर ये सही है तो अब लगाओ ना, अब कहोगे डेल्टा भी नॉट, बी नॉट मतलब देख लें, अब कहोगे 20 पाई 1/2 डेल्टा टी मतलब कितना? डेल्टा टी दिया हुआ है 0.4 डिवाइडेड बाई 20 1/2। कहोगे इस बार किलोग्राम नहीं किए, अगर करना था तो ये भी ग्राम में है 10⁻³ नीचे भी 10⁻³ कट जाएगा, क्या फायदा बता? तो क्यों नहीं किए, रीजन समझ रहा है? अब डेल्टा भी निकाल लो, और डेल्टा भी निकाल लोगे तो वेलोसिटी क्या होगा? तो आप कहेंगे v नॉट प्लस माइनस। तो एरर एनालिसिस के लिए इक्वेशन वाला कोई भी सवाल आपको दिया रहेगा, मेरे ख्याल से आप सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत है? चलिए एक सवाल मैं लास्ट सवाल दिखाता हूं इसके लिए, फिर हम लोग इसके कॉन्सेप्ट पे आएंगे कि क्या होगा। पहले छाप लो इसको। देखो in a physical equation प्रॉब्लम ने दिया y बराबर कितना, s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, आप पढ़े होगे। If acceleration is a equals time t equals 5 plus minus 0.2, then find value of y। देखो y डिस्प्लेसमेंट है, a एक्सीलरेशन है t टाइम में। प्रॉब्लम बोले या ना बोले कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अगर हम नाम नहीं भी जानते हैं, इक्वेशन प्रॉब्लम ने मुझे दिया, हम लोग यहीं के हेल्प से सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाएंगे। y के बारे में सोचो तो y किस पे डिपेंड कर रहा है? सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही है कि आपको ऐसे सवाल में देखना चाहिए किस पे डिपेंड करता है, एक्सीलरेशन पे, और किस पे? टाइम पे। तो अगर y डिपेंड करता है एक्सीलरेशन पे और टाइम पे, तो जो बात एक्सीलरेशन और टाइम के साथ होगा, कुछ वैसा ही बात y के साथ ऑटोमेटिकली होगा। मतलब अगर एक्सीलरेशन ओरिजिनल है, टाइम ओरिजिनल है, तो y भी ओरिजिनल होगा। अगर एक्सीलरेशन में गलती है, टाइम में गलती है, तो y में भी गलती होगा। तो आप पहली बार ये कर लो कि ओरिजिनल निकालने का कोशिश करो। अक्सर देखोगे स्कूल लाइफ में किसी भी बच्चे के बारे में जो सराउंडिंग के लोग हैं वो प्रेडिक्शन करते हैं उसके दोस्त सर्कल पे, ये दोस्त सर्कल के बारे में सोच के। अगर आपके ग्रुप में सब पढ़ने वाला है तो ऑटोमेटिकली आपके बारे में लोगों का ओपिनियन होगा कि ये बच्चा पढ़ने वाला है। अगर आपके ग्रुप में सब इधर उधर कर रहा है, दिन भर मारा पीटी घुमा फिरी दिस, आपके बारे में चाहे आप कितना भी पढ़ो, लोगों का ओपिनियन होगा उसके ग्रुप में है उसी टाइप का होगा। और गलत भी नहीं है, थोड़ा ना थोड़ा इन्फ्लुएंस तो यार हो ही जाता है। तुम्हारा खूब मन है पढ़ने का, तुम्हारा चार दोस्त बोलता है नहीं अब तो बात करना है, मूवी देखना है, ये करना, तो इन्फ्लुएंस तो हो ही जाओगे, सराउंडिंग उस टाइप का। इसलिए
तो मैं बोलूं कि अगर ए में गलती नहीं, टी में गलती नहीं, तो वाई में गलती नहीं, मतलब ओरिजिनल वैल्यू पहली बार बात कर लो। तो वाई नॉट अगर कहोगे तो 1/2 तो है ही, ए की जगह पे 4 और टी की जगह 5 का स्क्वायर। लेकिन कहोगे फॉर एरर के लिए, गलती के लिए अगर कहोगे तो आप कह सकते हो डेल्टा वाई बाई वाई कोई दिक्कत है। लेकिन प्रॉब्लम ने अच्छा बनाया हुआ है, देख लो ये प्रॉब्लम भी कितनी चालाकी से काम कर रहा है। टाइम में जहां वैल्यू दे दिया, एक्सीलरेशन में परसेंटेज दे दिया, दोनों का परसेंटेज रहता सॉल्व हो जाता, दोनों का वैल्यू दिया रहता सॉल्व हो जाता, एक में परसेंटेज एक में वैल्यू। अब क्या करोगे? तो अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे भाई, जैसा है वैसा पुट करो और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो। जो फायदा होना होगा हो जाएगा। आप कहोगे परसेंटेज इन वाई डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, यही तो परसेंटेज इन ए है और वो वैल्यू दिया हुआ है 5। कहोगे इसमें तो आपको नहीं दिया, ऐसा नहीं दिया तो कोई बात नहीं, जो वैल्यू दिया लिख लो ना, 0.2 बाई 5 इंटू 100। समझ रहा है? अब क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे 5 + 2 आप कह सकते हो कि परसेंटेज इन वाई तो सवाल में एक टाइप का नया कॉन्सेप्ट डालेगा, वो ये कि परसेंटेज भी दे दे और वैल्यू भी दे दे, कोई दिक्कत नहीं। वैल्यू वाले फॉर्म में लिखो, परसेंटेज तो 100 से गुना करने से आ ही जाता है। तुम कहोगे कि अब लिखिएगा क्या? तो लिख सकते हैं, इसका मतलब y का वैल्यू 50 ± 13%। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में अगर परसेंटेज में नहीं दिया, वैल्यू दे दिया तो क्या होगा? तो बचपन से कर क्या रहा था इतना दिन? यार यही तो होता है। परसेंटेज का मतलब क्या हुआ कि 50 है वैल्यू जिसमें 13% का गड़बड़ी है। अगर 13% का गड़बड़ है तो 50 का 13% आप कहोगे कितना? तो 6.5। मतलब वैल्यू में अगर मुझे लिखना है तो y = 50 ± 6. तो तुम्हें परसेंटेज में काम चलेगा, सही है। अगर नहीं चलेगा, वैल्यू लिखना है, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत वाली बात तो बोलो। अरे सही है, आगे देखो, फटाफट छाप जल्दी। अभी तक जितना कॉन्सेप्ट मैंने बताया, उस कॉन्सेप्ट का मेरिट आपने देखा, डिमेरिट अब मैं बता रहा हूं, देखो। जो भी पढ़े हो आप अबव कॉन्सेप्ट यूज्ड फॉर परसेंटेज एरर लेस देन, जो फंडा आप यूज कर रहे हैं बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन याद रखना कि तभी जब एरर, जो गलती आपका है वो 10% से ज्यादा नहीं, 10% से कम होना चाहिए। अब एक सवाल है कि 10% से कम होना चाहिए, लेकिन अगर 10 से ज्यादा होगा तो हम लोग कहेंगे फॉर एरर greater than 10% we use
स्टैंडर्ड जो इक्वेशन दिया हुआ है हम लोग उस स्टैंडर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे, अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। मैं एक एग्जांपल बोलता हूं, देखिए पहले तो टर्म थोड़ा याद दिलाता हूं। काइनेटिक एनर्जी के बारे में याद होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। इसको कुछ नहीं करो, मास से गुना कर दो, मास से भागा दे दो, तो काइनेटिक एनर्जी जो बोलोगे एम वी का स्क्वायर बाई 2 है। कहोगे मास से गुना भागा क्यों किए? अगर कर भी दिए तो कोई दिक्कत तो नहीं है, क्यों किए अब पता चल जाएगा। मास इनटू वेलोसिटी, इसी को बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। याद करो, जहां पे के क्या है भाई, तो काइनेटिक एनर्जी है। जिसको पढ़ा होगा हिंदी में तो पढ़ा होगा गतिज ऊर्जा। और पी क्या है, तो पी तुम्हारा है अगर पढ़े होगे तो पढ़े होगे, इसी को संवेग बोलते हैं। तो पी तुम्हारा है लीनियर मोमेंटम और के जो है वो काइनेटिक एनर्जी। एम क्या है, एम तो जानते ही हो, मास है। अब एग्जांपल पे आ जाओ। इफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ मासी बॉडी, या ऑफ अ बॉडी बोल दो, बस मास होगा तभी तो होगा लीनियर मोमेंटम। मॉडर्न में नहीं भी रहेगा तब भी होगा। इंक्रीजेज बाय 40%, then find percentage change in kinetic energy। अगर किसी भी बॉडी का लीनियर मोमेंटम 40% बढ़ जाए तो प्रॉब्लम आपसे कहता है कि आप बताओ काइनेटिक एनर्जी में क्या बदलाव होगा। बड़ा सिंपल सा तरीका है। किसी भी बॉडी के मास के बारे में अगर कुछ नहीं कहा मतलब मास कांस्टेंट है। एक सिंपल सा तरीका ट्रेडिशनल है जो आप यूज करोगे कि परसेंटेज इन के बराबर 2 गुने परसेंटेज इन पी। ए का मास का नहीं ले रहे हैं, मास के बारे में बोला ही नहीं। अगर बोलता 2%, 4%, 5% डेफिनेटली लेते। उसने नहीं बोला तो कहेंगे गलती नहीं है इसका मतलब मास में। और आपने पढ़ा है पावर से सीधा गुना करना। पावर है 2 से गुना कर दिए हुआ पी के परसेंटेज को हो तो गया। इसका मतलब क्या, तो आप कहोगे 2 गुना परसेंटेज इन पी। परसेंटेज इन पी मतलब 40 आप कहोगे। सीधा अगर लगाओ तो 80% हो जाएगा। लेकिन क्या ये सही है या गलत है, ये अब हम लोग को चेक करना है। कहोगे क्यों चेक कर रहे हैं? क्योंकि जो गलती प्रॉब्लम ने दिया वो गलती 10% से कम नहीं, 10% से ज्यादा है। अगर गलती बड़ा हो तो इन दैट केस ये फॉर्मूला नहीं लगता है, आपको ओरिजिनल इक्वेशन का हेल्प लेना चाहिए। कैसे, तो देख लो। काइनेटिक एनर्जी क्या कह रहे हो, पी स्क्वायर बाई 2 इनिशियली। लेट शुरुआत के दौर में लीनियर मोमेंटम हम लोग मानते हैं पी नॉट के बराबर। इसका मतलब हमारा काइनेटिक एनर्जी कितना था, पी नॉट स्क्वायर बाई 2 है। अब तुम एक सवाल कर सकते हो, शायद तुम्हारे दिमाग में चल भी रहा होगा,
मैं आपको बताता हूं क्या चल रहा होगा। अब कहोगे कि लीनियर मोमेंटम है कि नहीं है, ये तो प्रॉब्लम बोला नहीं, तो सर आप ले कैसे लिए कि इनिशियल मोमेंटम पीना। प्रॉब्लम नहीं, ये नहीं बोला कि मोमेंटम है कि नहीं, लेकिन ये बोला है कि 40% बढ़ा है मोमेंटम। देख लो, मोमेंटम इंक्रीजेज बाय 40%। कोई चीज जब इस दुनिया में है ही नहीं तो क्या बढ़ने का कोई चांस है? बता। कोई भी चीज बढ़ेगा या घटेगा तभी ना जब वो एग्जिस्ट करेगा। तो लीनियर मोमेंटम 40% बढ़ता है, इतना ही एनफ है समझने के लिए कि वो पहले से है। कितना नहीं पता, मैंने मान लिया। अब देखिए फाइनली क्या हो रहा है। तो प्रॉब्लम का कहना है कि मोमेंटम इंक्रीज कर गया 40%। प्रॉफिट लॉस में ये परसेंटेज का खूब खेल पढ़े होगे। मोमेंटम क्या हुआ? बढ़ गया। कितना बढ़ गया? तो 40% बढ़ गया, मतलब ओरिजिनल प्लस ओरिजिनल का 40। कहता कि घट गया तो माइनस। अब आप देख लो, आप क्या कहोगे? तो आप कह सकते हो ये तो गया, ये हो गया 5। इसका मतलब हो गया कि 7 P0/5 दिस इज फाइनल। अगर फाइनल P ये है तो कहोगे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? आप सीधे बोलेंगे P²/2m। इसका मतलब 49/25 P0²/2m। ये P0²/25, ठीक। आप अगर और ठीक से लिखो इसको तो क्या लिख सकते हो? देख लो, ये तो छाप लो पहले। देखो काइनेटिक एनर्जी फाइनल K का वैल्यू जो कह रहे हो 49/25 P0²/2 है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से यही तो हमारा K0 है। K का वैल्यू जो कहोगे 49/25 K0 के बराबर। काइनेटिक एनर्जी का फाइनल वैल्यू क्या होगा आपने निकाल लिया। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बदला कितना? तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देख लो। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, 49/25 K0 माइनस K0। आप कह तो सकते ही हो 24/25 K0 दिस इज डेल्टा K। सही है। अगर कहते हो कि ये डेल्टा के निकल गया तो परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? तो परसेंटेज का मतलब है, याद करो, प्रॉफिट लॉस ही तो कर रहे हैं अभी। फिजिक्स तो यही खत्म हो गया। उसके बाद फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकल गया। अब कह रहा है कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, मतलब कितना परसेंट बढ़ा। परसेंटेज बढ़ा मतलब पहले चेंज निकाल लिए, ओरिजिनल से डिवाइड किए, अब 100 से गुना करते रहे। आप क्या कहोगे? तो आप कह सकते हो 24/25 K0/K0 इंटू 100। आप कहोगे 25/4। आप एक बात बताओ, होना ये चाहिए था और आया था गुना करने से 80। क्या ये करेक्ट है? यार ये आसपास भी नहीं टिक रहा है। ये होता कि हाँ अगल बगल में है क्लोज का तो चलो लगा भी देंगे। 96% और 80% कोई कंपैरिजन नहीं है। ये फिजिक्स का मेथड है, इसलिए इस पे कुछ गड़बड़ी का तो चांस नहीं है। तो ये जो मल्टीप्लाई करने वाला फंडा था वो तभी अब करना जब एरर 10% से कम हो। इन केस ऑफ एरर ग्रेटर देन 10% आप ओरिजिनल फॉर्मूला यूज करना। 10% से कम वाले केस में सीधा पावर गुना करने वाला कॉन्सेप्ट लेना, 10 से ज्यादा रहेगा ओरिजिनल इक्वेशन सॉल्व करना।
अब एक बात तुम्हारे दिमाग में जरूर चल रहा होगा, सर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्या इतना टाइम हम लोगों को देगा? नहीं देगा। तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, ऐसे सवाल को छोड़ के निकल जाओ, या थोड़ी देर बाद मैं बताऊंगा एमटीआर, जिससे फटाफट निकाल दो। एमटीआर मतलब मारो टोटल रट्टा, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, वो फॉर्मूला होगा, याद रखो, पुट करो, आंसर लो, बात खत्म है। क्या है देखते हैं, थोड़ी देर में देख लेते हैं। ये तो हो गया तुम्हारा, अगला एग्जांपल देख लो, इसी का उल्टा। जो अभी लिखे हो उसका ठीक अपोजिट। देखो प्रॉब्लम कह रहा है, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी increases by then find देखो कहा है काइनेटिक एनर्जी 300% बढ़ा है तो लीनियर मोमेंटम कितना बदलेगा, निकालो। सबसे पहली बात, किस किस के बीच का ये रिलेशन है, काइनेटिक एनर्जी का और किसका, तो लीनियर मोमेंटम का। तो पहली बात तो इक्वेशन लिख लो। अब आप कहोगे तो पी स्क्वायर कहोगे 2mk, देखो m इज मास, k इज काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि प्रॉब्लम ने मुझे दिया कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, इसलिए मैंने उसको राइट साइड में लिख दिया। अब हम लोग आते हैं मुद्दे पे। सीधा पावर मल्टीप्लाई वाला तो तुम भी समझ रहे हो गलत हो जाएगा, लेकिन ट्राई करके देख लेते हैं। √2m, लेकिन मास के बारे में कुछ नहीं बोला मास्टर। अगर एक बेवकूफी करने वाला मेथड होगा, परसेंटेज इन p, तो दैट इक्वल्स कितना, तो 1/2 गुना परसेंटेज इन k। बाकी ये तो खत्म है। आप कहोगे 1/2 k का परसेंटेज कितना, तो 300। ये आया जरूर है, लेकिन ये सही है कि नहीं मुझे नहीं पता। मैंने बोला था कि 10% से ज्यादा वाले के लिए आप ओरिजिनल प्रोसेस यूज करना, कभी भी पावर गुना वाला फंडा नहीं लगाना। 10 से ज्यादा क्या, ये तो 300% है यार। तो हम लोग क्या कहेंगे, तो हम लोग कहेंगे कि P का वैल्यू जो होगा कभी कभी हमारा छोटे छोटा कॉन्सेप्ट बच्चों को दिक्कत रहता है कि P को ही क्यों लिए, लेफ्ट साइड में K तो था यार। ये सब 8-9 क्लास में पढ़े होंगे कि किसी इक्वेशन में जिसको फाइंड आउट करना रहता है वो LHS में होता है और जो गिवन होता है वो RHS में। यहाँ काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, मोमेंटम निकालना है, मोमेंटम LHS, काइनेटिक एनर्जी RHS। कहोगे तो पहले वाले में याद करो, मोमेंटम दिया हुआ था, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा था, इसलिए काइनेटिक एनर्जी लेफ्ट में, मोमेंटम राइट में। बात समझ रहे? चल यहां देख, यहां पे क्या बोलेगा, लेट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब P0 जो होगा √2mk। फिर वही सवाल कि कैसे पता कि काइनेटिक एनर्जी है। प्रॉब्लम ने बोला 300% बढ़ा, अगर कोई चीज था ही नहीं तो क्या बढ़ने घटने का कोई मतलब होगा। प्रॉब्लम ने अगर कहा कि 300% बढ़ा तो शुरू में कुछ ना कुछ होगा, लेट दैट इज के नॉट। आगे फाइनल स्टेज में क्या होगा, आप कहोगे कि काइनेटिक एनर्जी जो होगा
मैंने नहीं बोला, आपने खुद लिखा है 300%। कहोगे वो तो आप ही लिखे हैं। ये दोनों जो सवाल कर रहे हो ना, इतना हिट है कि जितना एग्जाम इंडिया का हुआ है हर एग्जाम वालों ने इसे पूछा है। लेकिन मजे की बात है कि आज भी छोड़ने को तैयार नहीं, यही सवाल अभी भी पूछा जाता है। तुम कहोगे तब तो सर सब दोनों सवाल रट लेंगे। तो पहले होता था डेटा भी यही पूछता था, लेकिन अब डेटा चेंज कर देता है, इसलिए रटने से नहीं कॉन्सेप्ट से काम होगा तुम्हारा। क्या कॉन्सेप्ट आएगा देख लो। अब कहोगे ये गया ये गया, काइनेटिक एनर्जी जो हो गया कितना, तो 4k0। इसका मतलब P जो होगा √2m × 4k0। 4 को बाहर ले लो, 2√2m/k0। फाइनल मोमेंटम। इनिशियल ये है, फाइनल ये है। इसका मतलब है कि डेल्टा P जो बोलोगे, P फाइनल माइनस P इनिशियल, आप कह सकते हो दोनों घटा लो ना बस। अगर ये निकल गया तो प्रॉब्लम का कहना है परसेंटेज बताइए। डेल्टा P बाई P0 × 100 √2m/k0 बाई √2m/k0 × 100। आप कहोगे परसेंटेज इन P। आप खुद देखो, आपने निकाला था 150% और आंसर कितना है 100। क्या ये सही है? तो आप भी कह दोगे कि सर कहां सही है, ये गलत है। तो मैंने पहले ही बोला आपसे कि भाई जब भी 10% से बड़ा एरर का केस हो, आप कुछ मत करना, बस एक लाइन का कॉन्सेप्ट यूज करना। कौन सा? तो ओरिजिनल इक्वेशन सॉल्व करना, हमेशा करेक्ट आंसर आएगा। सही है? आगे देख लो, छाप ले फटाफट इसको। अब यही दोनों सवाल हम लोग अपने मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। चलो मैं आपको सिखाता हूं। दोनों प्रॉब्लम मुझे फिर लिखना होगा। कुछ बेसिक रिलेशन देखें। स्टार करके पॉइंट करते हैं। अगर आप कहते हो y इक्वल्स k, क्या है? तो k कोई कांस्टेंट है। k क्या है भाई? कांस्टेंट है। अगर यहां देखो पावर 2 है, अगर 2 है तो ये क्या कहोगे? तो ये स्क्वायर फंक्शन है। इसका पावर नहीं कुछ तो 1 है, इसका मतलब ये क्या है? लीनियर फंक्शन है। पहचानो, जिसका पावर 1 है वो लीनियर है, जिसका पावर 2 है वो स्क्वायर है। कहोगे आप एक भी एग्जांपल बोलिए। जो तुम लोग पढ़ के आए हैं वही बोलते हैं। सबसे पहले याद करो, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। ये क्या है तुम्हारा? अरे बोलना, स्क्वायर। ये क्या है तुम्हारा? लीनियर। सही है? 10th क्लास में पढ़ा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में I²R। ये क्या है तुम्हारा? तो ये है तुम्हारा स्क्वायर फंक्शन। और ये क्या है तुम्हारा? ये है लीनियर फंक्शन। पूरे फिजिक्स में बहुत सारा इस तरह का रिलेशन आएगा। काइनेटिक एनर्जी हाफ I⍵², कैपेसिटर का एनर्जी हाफ CV², इंडक्टर का एनर्जी 1/2 Li²। बहुत सारा टर्म आएगा, परेशान नहीं होना, सबसे मुलाकात होना है आगे चल के। तो मैं बोलूं आपसे कि इन केस ऑफ स्क्वायर लीनियर रिलेशन, स्क्वायर वाला फंक्शन और लीनियर फंक्शन के बीच देखो, यहां स्क्वायर है, यहां लीनियर है।
इसी को ये भी कह सकते हो कि आप काइनेटिक एनर्जी p²/2m याद करो। ये क्या है तुम्हारा, ये स्क्वायर है, ये क्या है तुम्हारा लीनियर, जो अभी पढ़े थे। तो स्क्वायर लीनियर रिलेशन में दो में से कोई एक बात होगा, या तो स्क्वायर वाला देगा और लीनियर वाला पूछेगा। मेरा पहला सवाल याद करो कि मोमेंटम इंक्रीजेज बाय 40%। मोमेंटम दिया हुआ था, मतलब स्क्वायर दिया हुआ था, काइनेटिक एनर्जी निकालना था। तो आपको कहा जा रहा है, देख लो ए में, इफ स्क्वायर फंक्शन गिवन है एंड लीनियर तुम्हें निकालना है, तो यूज करना है, क्या यूज करोगे, तो फॉर्मूला एक बता रहे हैं, ADSS। अब तुम कहोगे ए क्या है, डी क्या है, थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन याद रखना कि अगर स्क्वायर वाला गिवन लीनियर वाला निकालना है, फॉर्मूला क्या, ADSS। दूसरा देख लो, अगर लीनियर गिवन है एंड स्क्वायर फाइंड आउट करना है, लीनियर वाला दिया है, स्क्वायर वाला निकालना है, क्या करोगे, तो यूज करेंगे कौन सा, ARMS, आर्म्स। लीनियर गिवन मतलब यहां काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ हो, मोमेंटम पूछता हो, ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। तो सबसे अहम चीज यही है कि दोनों में फॉर्मूला कब आर्म्स लगाएंगे, कब ADSS लगाएंगे, ये प्रॉपरली समझना। अगर आप ये समझ रहे हो तो अब हम टर्म्स को डिफाइन कर दे रहे हैं। ए का मतलब क्या होता है, समझ लो, ए का मतलब होता है ऐड करना, डी का मतलब होता है डिवाइड करना, एस का मतलब होता है स्क्वायर करना, एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना, आर का मतलब होता है रूट लेना, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। लेकिन सवाल है कि ऐड करना है तो कितना, तो याद रखिएगा 100। डिवाइड करना है तो कितना से, तो बाई 10 से। अब ये मत पूछना स्क्वायर करना है तो कितना से, अरे स्क्वायर मतलब स्क्वायर पावर 2 होगा। सब्ट्रैक्ट करना है तो कितना, तो 100 घटाना है। रूट लेना है मतलब रूट समझ रहे हो, मल्टीप्लाई। देखो ए में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, डी में नहीं होगा, आर में नहीं होगा, एम में नहीं होगा, लेकिन एस में होगा। अब ये फंडा याद रखना कि लास्ट में आने वाला जो एस है वो सब्ट्रैक्शन है। बचपन से पढ़े हो कि सारा ब्रैकेट का सबका यूज कर लो, लास्ट में सब्ट्रैक्शन का खेल होता है। सब्ट्रैक्शन कौन सा है प्रोसेस, तो सबसे शुरू में या सबसे बाद में, तो सबसे बाद में, इसीलिए जो लास्ट वाला एस आएगा वही सब्ट्रैक्शन है। अगर उसके पहले कोई एस है तो वो कोई और नहीं, क्या है, स्क्वायर। लास्ट वाला एस सब्ट्रैक्शन, पहले वाला एस स्क्वायर, लास्ट वाला सब्ट्रैक्शन, पहले वाला स्क्वायर। क्लियर है? अब आप आ जाओ मुद्दे पे। स्क्वायर लीनियर रिलेशन के लिए लिख रहे थे, है ना। चल देखिए सवाल में बताओ, जो दोनों एग्जाम्पल हमने करे वही एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं फिर से, रिपीट। इफ लीनियर मोमेंटम of a body increases by 40%, find percentage change in kinetic energy। दूसरा क्या सवाल है तुम्हारा, if kinetic energy
of a body increases by 300%, then find अगर कैनेटिक एनर्जी 300% बढ़े तो मोमेंटम कितना बदलेगा ये निकालो। चलो सबसे पहली बात कि ओरिजिनल फॉर्मूला लिख लेते हैं। प्रॉब्लम ने बोला कि मोमेंटम इंक्रीज कर रहा है, मतलब ये गिवन है। और ये फाइंड आउट करना है, नहीं है? गिवन कौन है? मोमेंटम। मोमेंटम है कैसा? स्क्वायर। इसका मतलब स्क्वायर वाला दिया है और लीनियर वाला फाइंड आउट करना है। देखो स्क्वायर वाला दिया है, लीनियर फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला इज कौन सा? एडीएसएस। इसका मतलब है कि अगर स्क्वायर गिवन लीनियर फाइंड आउट यूज क्या करोगे? एडीएसएस। एक बार और समझ लो। ओरिजिनल इक्वेशन कैनेटिक एनर्जी p²/2m। प्रॉब्लम ने बोला मोमेंटम 40% बढ़ा, मतलब मोमेंटम दिया हुआ है। मोमेंटम कैसा है? तो पावर 2 मतलब स्क्वायर है, तो स्क्वायर वाला दिया हुआ पावर 1 मतलब लीनियर वाला निकालना है। स्क्वायर वाला दिया हुआ लीनियर वाला निकालना है। कौन सा फार्मूला? एडीएसएस। याद रखना कि कोई प्रूफ नहीं, रट्टा एकदम सही आंसर देगा। एक बार याद कर लोगे फटाफट सवाल बन जाएगा। देखो पूरे फिजिक्स का जितना स्क्वायर लीनियर रिलेशन है सारा सवाल बनेगा बढ़िया से। इसीलिए ये मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप जाते हो तो वहां ऑब्जेक्टिव ये नहीं पूछता बेटा मेथड कौन सा लगाया हुआ, ये पूछता है इस चार में से ऑप्शन कौन सा है बता। तो फिजिक्स सीखने के लिए अगर बात करो तो मैंने पहले सिखा दिया, पहले मैंने प्रोसेस करा। पहले मैं ये नहीं किया कि इस मेथड से तो निकाल ले आंसर। तो वो जो पहले पढ़े वो फिजिक्स सीखने के लिए है। अगर आपको लगता है फिजिक्स सीखना है आपको, अब सीखो ना, वो तो तरीका मैंने बताया। लेकिन अब जब एग्जाम निकालना है तो टाइम बचाना पड़ेगा, और टाइम बचाने के लिए टेक्निक काम करेगा। तो क्यों लगाए? एडीएसएस से भी क्लियर है। अब देख एडीएसएस में ए का मतलब क्या है? तो ऐड करना। किसमें भाई? तो दिया हुआ है 40, इसमें ऐड करना है। ऐड कितना किया जाता है? तो 100 मतलब 140। अब क्या करोगे? तो डिवाइड। डिवाइड कितना से? तो डिवाइड मतलब बाई 10 से। इतना हो गया था 14। अब s और s है तो लास्ट वाला सब्ट्रैक्शन, पहले वाला स्क्वायर कर ले। 196 सब्ट्रैक्शन है, घटा लो, कितना कहोगे? अब याद करो तो उतना पेज भरने वाला कॉन्सेप्ट यूज करके यही आंसर तो आया था। यहां तो अभी मैंने समझाने में ये बताया। अगर आपको आदत रहेगा तो आप रिलेशन प्रॉब्लम पढ़ोगे, फटाफट एडीएसएस लगा दो, एक लाइन में सवाल बन जाएगा। कहोगे सबके लिए करेक्ट है। पूरे फिजिक्स में जितना स्क्वायर लीनियर रिलेशन है सबके लिए करेक्ट है। सही? इसके लिए बात कर। वंस अगेन आ जाए। कैनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहा है 300% से। देखो कैनेटिक एनर्जी p²/2m। प्रॉब्लम ने दिया किसके बारे में? इसके बारे में। ये गिवन है 300%। ये फाइंड आउट है। लीनियर मोमेंटम निकालना है और कैनेटिक एनर्जी दिया हुआ। ये लीनियर मोमेंटम निकालना है और कैनेटिक एनर्जी दिया हुआ है। मैंने नहीं बोला, प्रॉब्लम ने बोला। तो आप देखो ये स्क्वायर वाला निकालना है और लीनियर वाला दिया हुआ है। स्क्वायर वाला निकालना कैसे? स्क्वायर का पावर 2 है, लीनियर कैसे? पावर 1 है। तो लीनियर गिवन स्क्वायर फाइंड आउट। लीनियर गिवन स्क्वायर फाइंड आउट यूज क्या करना है? आंसर यूज कर लो। मतलब देख लो
आप कहोगे 300 दिया। ए का मतलब क्या, तो ऐड करना है, कितना ऐड करोगे तो 100, मतलब 400 हो गया। आर का मतलब क्या, रूट लेना है, कितना, तो 20। एम क्या बोलोगे, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कितना से, तो बाई 10 से मैंने करा हुआ है, देख ले 200। एस का मतलब क्या, तो एस अगर लास्ट में है तो सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मतलब घट गया, आप कहोगे 100% आंसर। अब आप सोचो कि कहां वो पूरा पेज भरने वाला था और कहां ये एक लाइन में आंसर दे दिया। इसलिए टेक्निकली बहुत शांत रहोगे तो एंट्रेंस निकालोगे, और कोई बात नहीं है। बाकी वो प्रोसेस से आप खुद तुम भी समझ रहे होगे यार, वो मेथड से अगर करेगा तो इतनी देर में तू एक सवाल करेगा, उतनी देर में इस मेथड से 5 सवाल निकल जाएगा। कहोगे ऐसा कॉन्सेप्ट हर जगह मिलेगा, हर एक चैप्टर में एमटीआर मिलेगा। इसीलिए तुम्हारे यहाँ के बच्चे यूट्यूब पे लगातार एमटीआर का दिए रहते हैं, क्योंकि उसके दिमाग में यही लगता है कि एमटीआर मतलब ये कि एक सॉलिड टेक्निक जिससे सवाल बहुत आसानी से बनेगा। और सच है, किसी भी एंट्रेंस के क्वेश्चन पेपर का 40 to 50% क्वेश्चंस एमटीआर से बनता है, और अगर एमटीआर से 40-50% क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो समझ लो टाइम बहुत तुम्हारा सेव होगा। फिर किसी प्रॉब्लम ने थोड़ा ज्यादा भी टाइम ले लिया ना तो फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगले लेक्चर में आगे हम लोग पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। पहले आईटी का फेवरेट था, लेकिन पिछले 2-3 साल से वर्नियर स्केल पे मेडिकल में भी सवाल आने लगा है। पहले नहीं आता था, आईटी में भी नहीं आता था। आईटी ने 2009 से शुरू करा और पिछले 2-3 साल से मेडिकल वाले भी वर्नियर स्केल पे सवाल देते हैं, तो काफी अहम है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चल अच्छे से पढ़।